हेलो गाइस, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज पांचवा लेक्चर है। आज भी हम तीन ऐसे करंट अफेयर्स न्यूज़ है ये डिस्कस करेंगे जो नवंबर मंथ के है। तो तीनों करंट अफेयर न्यूज़ है। इसमें की पहली जो न्यूज़ है वो इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल इनके बीच में जो प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर है। सेकंड न्यूज़ जो है जो डिस्कस करने वाले हैं वो टीबी के ऊपर है। और थर्ड न्यूज़ है वो इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर 2035 इसके ऊपर है। तो चलिए हम अभी एक एक करके तीनों आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है यह है इंडिया एंड 5 नेशंस EAEU रिव्यू रोड मैप फॉर प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी ये EU क्या है? यह है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है। इसको भी आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्री है इसके बारे में आगे देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन हैव रिव्यूड अ रोड मैप फॉर प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम्ड एट बूस्टिंग बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन इन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रपोजल है उसको रिव्यू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों ही ब्लॉक्स में यानी इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के बीच में जो बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज है और स्ट्रेंथन हो सके। बैकग्राउंड क्या है देखते हैं। ऑन August 20, India and Eurasian Economic Union (EAEU) signed terms of reference to begin formal negotiation for free trade agreement in goods। देखो 20 अगस्त को भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब उसमें के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, किस किस पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा और क्या क्या मेन थीम्स रहेंगी दोनों देश के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है और इसका जो निगोशिएशन है वो ऑन फ्री ट्रेड गुड्स के लिए ये शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। द टर्म्स इंक्लूड 18 month वर्क प्लान टू डीपन कोऑपरेशन अक्रॉस आइडेंटिफाइड सेक्टर्स। अब इसको 18 मंथ का एक वर्क प्लान दिया गया है जिसमें जो दोनों ही ब्लॉक्स है उनका जो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इसमें आइडेंटिफाइड सेक्टर्स में। अब हम देखेंगे आगे क्या है इसमें। अभी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में? देखिए ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसमें है रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये 5 ऐसी कंट्रीज है जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रपोज एफटीए का? इनहांस बायलैटरल ट्रेड इनफ्लो बिटवीन इंडिया एंड EAEU। देखिए ये बहुत बेसिक सी बात है और लॉजिकल बात है। किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड में बढ़ावा हो और दोनों ही देश का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ वहां पे होना चाहिए। और रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर दैट हिंडर ट्रेड। और जो भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर रहते हैं वो हिंडर करते हैं। अभी हमको पता है टैरिफ क्या चल रहा है क्योंकि रिसेंटली यूएस ने भारत के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स में टैरिफ लगाए हैं। तो ये जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ है ये जो दो बैरियर रहते हैं ट्रेड में इसको कैसे रिड्यूस किया जाए ये ऑब्जेक्टिव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। अभी भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस क्यों है EAEU का यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भारत के लिए क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे पहले बात तो इसके वजह से भारत को हेल्प मिलेगी कि टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। क्यों? क्योंकि यूएस का जो प्रपोजल है और इम्पोजिशन है हाई टैरिफ्स का उसी की वजह से। दूसरा है सपोर्ट इंडियाज एम्बिशंस टू स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड ट्रेड पार्टनर। दूसरा है कि भारत का जो एम्बिशन है वो है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसे स्ट्रेंथन किया जाए और कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज है ट्रेड पार्टनर्स है उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम किया जाए। ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें की एरियाज ऑफ डिस्कशन क्या थे? पहला था ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। दूसरा है सप्लाई चेन रेजिलेंस। सप्लाई चेन रेजिलेंस
और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड के लिए, और किसी भी देश के ट्रेड के लिए सप्लाई चेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तीसरा है कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप इकोनॉमी है उनके लिए, भारत के लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रही है, ईवी ईवी के आधार पे बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेक्टर स्पेसिफिक कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स एंड फिशरीज। अब ये भी कुछ ऐसे इसके की एरिया ऑफ डिस्कशन है। अब देखते हैं इंडिया एंड रशिया फोकस। बोथ नेशंस आर एक्सप्लोरिंग वेज टू एक्सपांड बायलैटरल ट्रेड टू 100 बिलियन बाय 2030। अभी जो दोनों दो देश है, यानी भारत और रशिया, इनका एक एम है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन तक होना चाहिए 2030 तक। also considering pathway to align regulations and invest in joint business infrastructure। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जॉइंट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे निवेश की भी बात हुई है। मीटिंग हाइलाइट्स। कॉमर्स सेक्रेटरी हेल्ड डिस्कशन इन मॉस्को विद यूरोपियन इकोनॉमिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ट्रेड लीडरशिप के साथ। टू साइड्स एग्रीड टू सेटअप रेगुलर इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग। दोनों साइड ने ये एग्री किया है कि रेगुलर इंटर गवर्नमेंटल अगर मीटिंग होगी तो इसका प्रोग्रेस मॉनिटर भी कर सकते हैं और जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? Establishment of timeline and phase target of for tariff reduction, increase market access for Indian exporters in Eurasian market, strengthening a long-term economic partnership beyond the goods and trades, including investment and logistic cooperation। देखो ट्रांजैक्शनल जो ट्रेड रहता है उससे कहे जाना इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही जो भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो होनी चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो हम हमारे यूपीएससी मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद कहा गया है ब्रॉडर सिग्निफिकेंस। reinforce India's Indo-Pacific trade strategy while reducing reliance on Western market। देखो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो भारत का रिलायंस है वेस्टर्न मार्केट से, वहां से डाइवर्सिफाई होकर अब हमारा ट्रेड दूसरे ब्लॉक्स के साथ भी होना चाहिए। दूसरा है इनहांस इंडियाज रोल इन यूरोशियन जियोपॉलिटिक्स एंड इमर्जिंग सप्लाई चेन नेटवर्क। दूसरा है इंडिया का रोल भी यहाँ पे इनहांस हो सकता है यूरोशियन जियोपॉलिटिक्स में, और इंडिया इमर्ज हो सकता है सप्लाई चेन नेटवर्क में भी। दूसरा आर्टिकल जो है वो है द हर्डल्स इन इंडिया फाइटिंग टू एलिमिनेट टीबी। देखो इंडिया इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे टीबी के मरीज पाए जाते हैं। अभी इसके ऊपर ये आर्टिकल है कि हर्डल क्या क्या है, यानी क्या क्या बाधाएं है इंडिया में जो टीबी को एलिमिनेट करने में। अभी हम देखते हैं टीबी क्या है। सबसे पहले टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टीबी का स्प्रेड होता है या टीबी डिसीज होता है। इंडिया कंटिन्यूज टू बी वर्ल्ड हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री। भारत वर्ल्ड की हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री है बोथ इन टर्म्स ऑफ न्यू केस एंड डेथ। देखो न्यू केसेस में भी और डेथ में भी। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 हाईलाइट दैट व्हाइल इंडिया हैज इंप्रूव्ड टीबी सर्विलांस एंड ट्रीटमेंट, इट्स ऑफ ट्रैक टू मीट इट्स 2025 टीबी लिमिटेड टारगेट सेट 5 years ahead of the global SDG टाइमलाइन 2030। देखो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो इम्प्रूवमेंट हुई है सर्विलांस में एंड ट्रीटमेंट में, लेकिन अभी भी 2025 का जो एलिमिनेशन टारगेट था अभी भी वो पूरा नहीं हो पाया है। करंट स्टेटस क्या है हम देखते हैं। एस्टिमेटेड टीबी इंसिडेंस इन 2024 2.71 लाख केसेस, 2,71,000 केसेस थे 2024 में। डेथ कितनी हुई है? ओवर 3 लाख डेथ है, हाईएस्ट ग्लोबली। और टीबी क्या है? टीबी एक साइलेंट एपिडेमिक है ऑफन लिंक टू पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर सैनिटेशन। देखो टीबी एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह काम करता है और इसके पीछे का मेन कॉज क्या है? सबसे मेन कॉज है पॉवर्टी, दूसरी बात है यहाँ पे ओवरक्राउडिंग, तीसरी बात है यहाँ पे माल न्यूट्रिशन एंड पुअर सैनिटेशन। इंडिया 2025 टीबी एलिमिनेशन गोल। 2025 का भारत का गोल क्या था? टारगेट था
80% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस कंपेयर टू 2015 लेवल। 2015 के लेवल से 80% टीबी के इंसिडेंस कम करना। 90% रिडक्शन इन टीबी मोर्टेलिटी, जो भी टीबी की वजह से डेथ होती है उसमें 90% का रिडक्शन करना। जीरो कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ऑन टीबी ट्रीटमेंट, और जो टीबी ट्रीटमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसे कम करना। इंडिया हैज अचीव 28% डिक्लाइन इन इंसिडेंस। भारत में 80% टारगेट था लेकिन 28% ही अभी तक अचीव कर पाया है। 21% इन डेथ, सो सीवियर वाइडनिंग गैप बिटवीन एम्बिशन एंड रियलिटी। देखो, जो हमारा एम था, एम्बिशन था, उससे कई गुना कम हमने यहाँ पे अचीव किया है। एक ये बहुत चिंता की बात है। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन द पेस ऑफ डिक्लाइनिंग इज इनएडिक्वेट टू अचीव द एलिमिनेशन टारगेट। अभी टारगेट क्या है देखते हैं हम, चैलेंजेस क्या है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला चैलेंज है डायग्नोस्टिक बैरियर्स। अभी सबसे पहले बात है कि टीबी को डायग्नोस होने में डिले होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी मरीज को टीबी है, उसका डायग्नोज ही नहीं हुआ, तो वो मरीज उस मरीज से भी बाकी लोगों को टीबी फैल सकता है। दूसरी बात है, ट्रांसमिट हो सकता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट लाइक CBNA80 एंड TrueNAT स्टिल नॉट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। जो मॉलिक्यूलर टेस्ट होती है जिसमें CBN88 और TrueNAT है, वो अभी भी यूनिवर्सली एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अंडर रिपोर्टिंग है मेजर गैप। 30% केसेस आर स्टिल मिस्ड। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अभी भी रिपोर्ट नहीं करता है। देखो, टीबी एक नोटिफाइड डिसीज है, यानी जहाँ पे भी टीबी का इंसिडेंस मिलता है वो उसको नोटिफाई करना जरूरी होता है या उसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दूसरा चैलेंज क्या है, ट्रीटमेंट गैप्स एंड एडहेरेंस इशू। लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। देखो, टीबी को जो ट्रीटमेंट रहता है वो 6 महीने से 2 साल तक का रहता है, कॉज जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ड्रॉप आउट भी होता है। बहुत सारे मरीज यहाँ पे इतना समय नहीं दे पाते। सोशल स्टिग्मा एंड माइग्रेशन डिसरप्ट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर। दूसरी बात है, सोशल स्टिग्मा भी रहता है। सोशल स्टिग्मा रहेगा तो इसकी वजह से भी यहाँ पे टीबी का डायग्नोसिस हो गया है या टीबी के बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं होगी या उसका ट्रीटमेंट होने में भी इंटरेस्ट आता है। और दूसरी बात है माइग्रेशन। बहुत सारे जो लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, पॉवर्टी के कारण भी टीबी होता है, वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फॉर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट रिमेन डिस्पाइट फ्री ड्रग्स। भले ही गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ड्रग्स मिलता है टीबी के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। जो उसका एंसिलरी एक्सपेंस है वो फैमिली के ऊपर बर्डन देता है। अभी हम बात करते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी लूमिंग क्राइसिस। तीसरा चैलेंज है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग रेजिस्टेंस यानी जो भी ड्रग्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वो काम ही नहीं करती है बॉडी के ऊपर, क्योंकि जो बैक्टीरियाज रहेंगे टीबी के वो ऑलरेडी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो गए, उनको उनके ऊपर उस ड्रग का कुछ प्रभाव ही नहीं होगा। अभी देखते हैं हम 3.6% केसेस ऑफ न्यू टीबी केसेस एंड 18% ऑफ प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस आर MDR ड्रग्स रेजिस्टेंस। ये जो 3.6% जो न्यू टीबी केसेस है वो, और 18% ऑफ प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस है वो ड्रग रेजिस्टेंस है टीबी। India has world highest DRTB drug resistant TB burden. Treatment success rate of MDR-TB remains low due to high toxicity and cost. देखो, एक ये भी है। चौथा चैलेंज है कोविड-19 का सेटबैक। अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, टीबी नोटिफिकेशन ड्रॉप ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर्स। डायग्नोसिस वर्कफोर्स एंड लैब्स focus on COVID, delaying the TB detection and nutritional and immunological vulnerabilities increase susceptibility। देखो, एक ये भी प्रॉब्लम था कि टीबी का नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, जो लैब से वो लैब कोविड के लिए एंगेज हो गई थी, जिसकी वजह से एक कोविड का चैलेंज भी ये था। अब स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या है हम वो देखते हैं। स्ट्रक्चरल वीकनेस है शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात यही है कि स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की यहाँ पे जरूरत होती है, वो शॉर्टेज है। इनएडिक्वेट इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सिस्टम एंड डिजिटल ट्रैकिंग। जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है और डिजिटल ट्रैकिंग है, इसका इंटीग्रेशन अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। लिमिटेड कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। कम्युनिटी बेस्ड का जो अवेयरनेस है वो लिमिटेड है, एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट भी यहाँ पे लिमिटेड है। सोशल डिटर्मिनेंट्स लिंक टू टीबी। टीबी थ्राइव्स वेयर वल्नरेबिलिटी परसिस्ट। अभी देखो, सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या है जो हम टीबी के साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो माल न्यूट्रिशन। अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो इम्यूनिटी यहाँ पे कमजोर रहेगी, जिसकी वजह से इसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। पुअर हाउसिंग।
अगर मान लो ओवर क्राउडिंग हो गया, जैसे स्लम्स हो गए, जहाँ पे एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भी एयरबोर्न स्प्रेड वैसे हो सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इससे भी होता है, डायबिटीज से भी होता है, और पॉवर्टी से भी होता है। डायबिटीज की वजह से क्या होता है, जो टीबी की मॉर्बिडिटी है वो 3 गुना बढ़ सकती है। टीबी इज एज मच एज सोशो इकोनॉमिक डिसीज एज मेडिकल वन। देखो, टीबी एक केवल मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक तो बात है स्टिग्मा की, दूसरी बात है कि पॉवर्टी हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, ये सब, और इवन ड्रग अब्यूज हो गया, जिसकी वजह से भी टीबी होता है। इकोनॉमिक इसीलिए है क्योंकि इन डिस्पाइट फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी जो एक्सपेंडिचर होता है टीबी के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इकोनॉमिक बर्डन भी है टीबी। अभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एंड इनोवेशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने एक निक्षय मित्रा नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया था, अडॉप्ट टीबी पेशेंट स्कीम फॉर कम्युनिटी सपोर्ट, जिसको कम्युनिटी सपोर्ट मिलना था, उससे मिला था टीबी पेशेंट्स को। निक्षय डिजिटल पोर्टल, रियल टाइम पेशेंट ट्रैकिंग इम्प्रूव सर्विलेंस। इसमें क्या है, डिजिटल पोर्टल में रियल टाइम उसमें ट्रैकिंग होगी टीबी पेशेंट्स की। एआई ड्रिवन एक्सरे डायग्नोस्टिक एंड ट्रूनेट मशीन स्केलिंग अप, इसमें इसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक्सरे डायग्नोसिस हो सकता है। न्यूट्रिशनल स्कीम अंडर निक्षय पोषण योजना 500 पर मंथ, दो डिलेड डिस्टर्बेंस रिमेन एन इशू। देखो, 500 रुपए पर मंथ प्रावधान था, लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ डिलेड डिसबर्समेंट एक इशू है। इंक्रीज एंगेजमेंट विद एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर टू ब्रिज डिटेक्शनल गैप्स। जो भी एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर है, इनके साथ भी यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ी है, जिसकी वजह से डिटेक्शन यहाँ पे मिल सके और इसके ऊपर तुरंत ही यहाँ पे जो इलाज है या जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सके। पॉजिटिव आउटकम और सक्सेस स्टोरी क्या है? तमिलनाडु स्टेट है जो यहाँ पे हाईएस्ट डायग्नोस्टिक कवरेज है एंड स्ट्रॉन्ग प्राइमरी केयर मॉडल है। प्राइमरी केयर मॉडल जो रहता है टीबी के लिए वो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात है हाईएस्ट डायग्नोस्टिक कवरेज। केरला में क्या है? कम्युनिटी हेल्थ केयर वन नेटवर्क इनेबलिंग अर्ली डिटेक्शन एंड फॉलोअप। जो कम्युनिटी जहाँ पे भी हेल्थ केयर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन एंड फॉलोअप्स वहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। India achieved 29% incidence and 28% mortality decline between 2015 to 2024, globally significant but insufficient in 2025 target. अभी हम इसका वे फॉरवर्ड क्या है? Accelerate rollout of shorter less toxic drugs regimens, expand diagnostic infrastructure at block and district level, ensure timely DBT nutrition support to TB patient, intensify awareness campaign to break stigma, invest TB vaccine research, M17 वैक्सीन कैंडिडेट है, एड्रेस अर्बन स्लम्स एंड माइग्रेंट पोल्यूशन एंड वल्नरेबिलिटीज। देखो, इसका जो वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं, इसका रोड हेड है, ये देखो, ये इससे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और सोशो इकोनॉमिक भी है, और दूसरी बात है यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात भी कही है, जैसे कि शॉर्टर लेस टॉक्सिक ड्रग रेजिमेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेट करना, रोल आउट इसका एक्सेलरेट करना। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डायग्नोस्टिक के ना केवल बड़े सिटीज में रहेगा, लेकिन ब्लॉक लेवल पे भी होना चाहिए। टाइमली डीबीटी न्यूट्रिशन सपोर्ट, जो डीबीटी न्यूट्रिशन सपोर्ट है 500 रुपीज पर मंथ का, उसे टाइमली इसको मिलना चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए, स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है इसके अगेंस्ट। और इस दूसरी बात है कि इन्वेस्ट इन टीबी वैक्सीन रिसर्च और अर्बन स्लम्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन है, इनके ऊपर भी यहाँ पे ये जो इश्यूज है इसको एड्रेस होना चाहिए। India has made notable progress in TB control, but elimination by 2025 is unrealistic without radical acceleration. देखो, इंडिया ने जाहिर सी बात है काफी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन ये भी इंप्रूवमेंट इतना भी अभी तक नहीं हो पाया कि जो 2025 का गोल है उसको उस विजन को हम फुलफिल कर पाए। टीबी एलिमिनेशन डिमांड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यहाँ पे सोसाइटी का यानी कम्युनिटी का अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इसीलिए केरला में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की वजह से ही यहाँ पे टीबी में जो टीबी डायग्नोस्टिक है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इफ इंडिया सस्टेन टारगेटेड इंटरवेंशन, इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट एंड स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीबी फ्री इंडिया रिमेन्स अचीवेबल इन द लॉन्ग टर्म। देखो, इसमें भी सोशो इकोनॉमिक बातें की गई है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीबी जैसे जो डिसीज है उसको एलिमिनेट करने के लिए। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अभी हम तीसरा आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर 2035। देखो, 2035 के लिए इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट क्लाइमेट एक्शन प्लान नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर फॉर 2035। देखो, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये हर कंट्री के ऊपर लागू होता है। जो पेरिस
जो समिट हुई थी उसमें कहा गया था कि आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए, और क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या रहेगा इसके बारे में इसमें कहा गया था। इसका अनाउंसमेंट हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है इन्होंने COP13 में ब्राजील में किया था। एनडीसी क्या है? कोर कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। एक कमिटमेंट रहती है हर कंट्री के ऊपर, जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जिसमें जिसमें डिसाइड हुआ था कि जो भी ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन है उसके बारे में इसमें कहा गया था। अपडेट एवरी 5 years विद प्रोग्रेसिवली हायर टारगेट्स, हर 5 साल में इसको अपडेट करना चाहिए, और जो भी न्यू टारगेट रहेगा वो प्रोग्रेसिव बेस पे रहेगा, यानी वहां पे इंक्रीमेंटल ही प्रोग्रेस होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एलिमिनेशन के लिए या क्लाइमेट चेंज है उसको उसके ऊपर जो भी रेमेडीज है और उसमें जो सुधार करना चाहिए इसके ऊपर। सर्व एज अ कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन ब्लूप्रिंट, और ये क्या रहेगा? ये कंट्री स्पेसिफिक एक क्लाइमेट एक्शन ब्लूप्रिंट रहेगा जिसमें होल कंट्री में क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स ले जा रहे हैं उसके बारे में इसमें कहा जाता है। इंडिया करंट स्टेटस क्या है? भारत का करंट स्टेटस है इंडिया लास्ट एनडीसी कवर पीरियड अप टू 2030, जो हमारा पिछला वाला एनडीसी कवर था वो 2030 तक है, और भारत ने कब अनाउंस किया? 2022 में। इंडिया ने क्या क्या अचीव किया देखते हैं। 2030 में इंडिया का टारगेट था कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट होनी चाहिए, लेकिन 2025 में ही, यानी 5 years ahead of schedule, इंडिया ने टारगेट कंप्लीट किया। इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड बाय ओवर 36% बाय सिंस 2005। इंडिया की जो एमिशन इंटेंसिटी है वो भी 36% कम हुई 2005 की तुलना से। 2035 एनडीसी टाइमलाइन, इंडियाज न्यू एनडीसी फॉर 2035 विल बी फाइनलाइज्ड एंड रिलीज बाय ईयर एंड। एक तो इस साल में, अगले साल में एनडीसी के 2035 के जो भी टारगेट्स है वो फाइनलाइज होंगे। The first biennial transparency report aligned with Paris Agreement norms will also be released। जो biennial transparency report रहती है, यानी 2 साल में एक बार जो रिपोर्ट यहाँ पे निकालते हैं, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रहती है, वो जो पेरिस एग्रीमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहती है उसको रिलीज करने के बारे में कहा गया है। सिग्निफिकेंस क्या है बीटीआर का, यानी बायएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का? जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर ये रिपोर्ट करता है, प्रोग्रेस ऑफ एनडीसी टारगेट के ऊपर रिपोर्ट करता है, क्लाइमेट एडोप्टेशन मेजर के ऊपर रिपोर्ट करता है, क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज एंड टेक्नोलॉजी यूज इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर ये टिप्पणी करता है। इंडिया अचीवमेंट एंड एग्जांपल इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, इट प्रोग्रेसिंग ऑन द क्लाइमेट गोल्स अहेड ऑफ शेड्यूल। देखो इंडिया विश्व में तीसरी लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन फिर भी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए, जिससे हमने 5 years अहेड ऑफ, हमने जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन है वो हमने 500 गीगावाट कर दिया है। डेमोन्स्ट्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप कैन गो टुगेदर, यानी एक हाथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरे हाथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दोनों भी भारत दोनों भी कैसे करना है ये भारत ने दिखाया है। सेट्स अ मॉडल फॉर डेवलप कंट्रीज टू इलिमिनेट, एक ये मॉडल जो भारत ने एक मॉडल क्रिएट किया है डेवलप कंट्रीज के लिए कि इसको इसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो टारगेट है एनडीसी के वो अचीव कर पाएंगे, और हमारा जो बैलेंस है डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उसे भी बैलेंस किया जाए। वे फॉरवर्ड क्या है? अपडेटेड एनडीसी विल बी प्लेस्ड बिफोर द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। ठीक है। दूसरी बात है, इंडिया विल कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ renewable energy expansion, emission reduction strategies and capacity building and technology adaptation। तो ये जो तीन ऐसे मुख्य जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट के लिए भी काफी यूजफुल है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा भारत में हो रहा है। एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज भी, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कैसा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी जो हमारा स्किल वर्कफोर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देना होगा, वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना होगा, जिसकी वजह से वो स्किल वर्कफोर्स बनेंगे। टेक्नोलॉजी का कौन कौन से आने चाहिए, और भी जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीजें कर सकते हैं, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में हम कर रहे हैं। तो इसके साथ हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं, और तीनों आर्टिकल यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे और आपको ये आर्टिकल यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।